नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप क्या देख रहे हैं? आप जानते हैं, आप देख रहे हैं जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। कौन कौन सी खबरें बाकी हैं आज? खबर तो कोई बाकी नहीं है, लेकिन खबरों के पीछे की खबर जरूर बाकी है। देखिए, जब से ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हुई है, चिंता और सवालों के अंबार लग गए, है ना? आपके मन में भी कई सवाल होंगे। दूसरी लहर में देश जिस तरह से घुटनों पर आ गया था, ऐसे में ओमिक्रॉन जैसा खतरनाक दैत्य अगर तीसरी लहर लेकर आ गया तो इस आतंक से हम निपटेंगे कैसे? सवाल यह भी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। ऐसे में हम आम आदमी को कैसे बचाएंगे? जागते रहो में यही हमारा आज का नंबर 1 मुद्दा है। ओमिक्रॉन से कैसे निपटें? क्या है ओमिक्रॉन पर सबसे बड़ा डर और क्या है उस डर का इलाज? हमारे साथ इस शो में होंगी एक्सपर्ट्स की टीम जो आपको देगी ओमिक्रॉन से बचाव का मंत्र। कहीं जाइएगा नहीं इंडिया न्यूज की स्क्रीन से हट करके। अच्छा, फिर क्या होगा? देखिए, एक तो कोरोना और उस पर बढ़ता प्रदूषण। दिल्ली, एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों पर यह खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालात लगातार भयावह हो गए। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए जरूरी है कि हमें शुद्ध हवा मिले, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बने। लेकिन प्रदूषण के चलते कैसे होगा हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत? दिल्ली और आसपास के लोग हर सांस में जहर खींच रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली में क्या ही जिएंगे हम? प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का क्या हुआ असर? यह भी आज आपको हम अपने इस एडिशन में बताएंगे। और फिर क्या बात करेंगे? बात करेंगे बिहार की। आंख निकलवा कांड के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में किस तरीके से चीखें और करहा की आवाजें आ रही वो बताएंगे आपको। दर्जनों घरों में रोना धोना मचा हुआ है। पैसे बचाने के चक्कर में आई कैंप गए थे कि रोशनी मिलेगी, जिंदगी जीने का सहारा मिलेगा, लेकिन मिला क्या? आंख की रोशनी तक गंवा बैठे, घर लौटना पड़ा। लेकिन सुशासन बाबू का शासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूरबीन लगा लीजिए या फिर माइक्रोस्कोप लगा के देखिए। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों की आंख गई वो इंसान हैं, उन्हें तुरंत हाई लेवल की मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। आंख ही उनकी जिंदगी है, वो भी छीन लेंगे सुशासन बाबू तो क्या होगा उनके परिवारों का? इंडिया न्यूज की ये लड़ाई कहां तक पहुंची है, आपका साथ पाकर उससे भी आपको इस शो में हम अपडेट करेंगे। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है किसी देश का नक्शा नहीं है। ये तस्वीर जो है, ये जिसके नाम से इस वक्त सारी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, ये उसकी तस्वीर है। देख रहे हैं मेरे पीछे की दीवार पर, ये ओमिक्रॉन की तस्वीर है। इस तरफ ओमिक्रॉन है, इस तरफ डेल्टा है, जिसका खौफ इस वक्त दुनिया पर सिर चढ़कर बोल रहा है। इस तस्वीर को रोम के बेम्बिनो गेसो अस्पताल ने जारी किया है। अब मैं आपको समझाऊंगा ये तस्वीर भी। मैप की तरह दिखने वाले इस 3 डायमेंशनल फोटो में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच म्यूटेशन की तुलना की गई है। यह डेल्टा था, है ना? बाईं तरफ ये तस्वीर में डेल्टा वेरिएंट है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है वो क्या है, वेरिएंट का स्पाइक प्रोटीन, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये डेल्टा और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्पाइक प्रोटीन है। मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूं। दोनों वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में अलग अलग रंगों से म्यूटेशन रेट दिखाया गया है, यानी कितनी तेजी से म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन यानी ह्यूमन सेल के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता, कितना एक्सपर्ट है उसमें यह वायरस। दोनों स्पाइक प्रोटीन में ऊपर की तरफ ऑरेंज रंग में जो हिस्सा दिखाया गया है उसे एक्टिव साइट कहते हैं। आप इसमें देखिए कौन कौन सा हिस्सा आपको नारंगी दिखाई दे रहा है, और फिर इधर आइए, यहां देखिए कौन कौन सा हिस्सा आपको नारंगी दिखाई दे रहा है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन की एक्टिव साइट में ज्यादा म्यूटेशन देखे जा सकते हैं। ये लाल रंग में आपको हमने दिखाया। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब एक्टिव साइट में सबसे ज्यादा तेजी से म्यूटेशन हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन बहुत मारक है। ओमिक्रॉन को लेकर के इस वक्त जो 5 सबसे बड़े डर हैं, बता देता हूं आपको मैं। पहला डर क्या है? उसमें से पहला डर है कम्युनिटी में फैलने का डर। तेजी से फैलने के अपने दुर्गुण, बुरी आदत के चलते सबसे बड़ा डर यह है कि कम्युनिटी तक ये न पहुंच पाए। कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो फिर आप जानते हैं ये दूसरी लहर में यही हुआ था, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया था। उससे पहले हमें गंभीरता से इस पर काम करना होगा कि ये कहीं कम्युनिटी में न फैल जाए। हर हाल में इस म्यूटेशन को फैलने से रोकना होगा। ये जितना फैलेगा उससे म्यूटेशन का चांस उतना ही ज्यादा बना रहेगा। इससे पहले कि ये स्ट्रेन
कम्युनिटी तक पहुंच जाए, इसे हर हाल में रोकना होगा। और इसको रोकने का फिलहाल एक ही तरीका समझ में आ रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। डर नंबर 2 क्या है? डर नंबर 2 है हाइब्रिड बदलाव का डर। कोविड एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह म्यूटेशन भारत में किस प्रकार का बिहेव करेगा अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है, एविडेंसेस नहीं है इसके। जिस तरह इसमें बदलाव हो रहे हैं उससे हाइब्रिड बदलाव का डर सता रहा है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि कोई यदि पहले से डेल्टा से संक्रमित है और वही इंसान इसी दौरान ओमिक्रॉन से भी संक्रमित हो जाए तो उसके शरीर में जो म्यूटेशन होगा वो हाइब्रिड हो सकता है। ऐसे में अगर म्यूटेशन डेल्टा से मारक क्षमता ले ले और ओमिक्रॉन से तेजी से संक्रमण फैलाने वाला गुण ले ले, तब सोचिए हालात बेकाबू हो सकते हैं। और ऐसी सूरत में इस हाइब्रिड म्यूटेशन को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। ये मैंने आपको कितने डर बताए? 2 डर बताए। अब बात करते हैं तीसरे डर की, क्लस्टर म्यूटेशन का डर। जी हां, इस वायरस का बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो चुका है जो एक तरह से क्लस्टर म्यूटेशन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक वायरस में औसतन 1000 जीन होते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन में आपको बता दें 53 बदलाव हो चुके हैं, यानी कि कुल जीन का 5% चेंज ये हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह म्यूटेशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इतने चेंज होने की वजह से यह वीक पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे सबको संक्रमित करेगा और उनमें इम्यूनिटी पैदा कर देगा। लेकिन यह अभी कयास है, अभी ऐसा सिर्फ सोच में है। जब तक सॉलिड स्टडी सामने नहीं आती हम सिर्फ आशंका जता सकते हैं, जिसका मकसद सावधान करना है। अब आइए डर नंबर 4 पर। डर नंबर 4 क्या है? ट्रेस करने में चूक का डर। ये दूसरी लहर में भी हुआ था। कर्नाटक में ओमिक्रॉन का जो दूसरा मरीज मिला, जो कि ओमिक्रॉन का पहला भारतीय केस है, उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ना वो कहीं से आया है ना कहीं गया है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो ओमिक्रॉन से ग्रसित हो गया, डॉक्टर मरीज बन गया। यानी कि इसका मतलब है कि कोई और है जो ओमिक्रॉन को भारत में लेकर आया। वो कौन है? कोई नहीं जानता। आपको बता दें 22 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और उसके बाद एडवाइजरी जारी होने से पहले भारत में कितने लोग एट रिस्क देशों से आकर खुलेआम घूम रहे हैं, यानी डॉक्टर जैसे कितने ओमिक्रॉन बम भारत में घूम रहे हैं। और जिसने कर्नाटक में डॉक्टर को ओमिक्रॉन दिया उसने और न जाने कितने ओमिक्रॉन स्प्रेड किए होंगे, कुछ नहीं पता। यह सबसे खतरनाक डर है। ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन की ट्रेसिंग में कहीं हम चूक तो नहीं गए, उसके आइडेंटिफिकेशन में कहीं हमसे मात तो नहीं हो गई। आगे बढ़ते हैं, डर नंबर 5 बताते हैं आपको, संदिग्धों से डर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संदिग्धों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, तो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 12 सस्पेक्ट भर्ती हैं। 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं और सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटीन कर दिया गया है। अगर सस्पेक्ट इसी तरह बढ़ते रहे तो ओमिक्रॉन का डर और खौफ भी बढ़ता रहेगा। अब तक इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नहीं आ जाती। जो लोग इनके संपर्क में आए थे उनकी जान यहां हलक में अटकी रहेगी कि भाई उनको कहीं ओमिक्रॉन तो नहीं है। अब हम इस पर बात करते हैं क्योंकि बात करना एक्सपर्ट से बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं हमारे साथ, मेंबर हैं आप लॉन्सेट कमीशन कोविड टास्क फोर्स की। सुनीला जी के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे। सुनीला जी, अभी बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि इसकी मारक क्षमता हम जानते हैं ये डेल्टा से ज्यादा संक्रमण की क्षमता रखता है। क्या सलाह सबसे पहले आप देना चाहेंगे? धन्यवाद अनुराग जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो केसेस हमारे रिपोर्ट हुए हैं प्राइमरली साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट होके अभी 30 देशों में जा चुका है और लगभग 329 से ज्यादा हमारे पास में केसेस आ चुके हैं। और हमारे देश में भी हम कहेंगे कि 2 केसेस अभी हमारे कंफर्म्ड हैं। तो ये तो बिल्कुल तय है कि हम वायरस की एंट्री को पोस्टपोन कर सकते थे,
परंतु वायरस की एंट्री को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है और एयरबोर्न ट्रांसमिशन है और जो कि सिम्टम्स इसके माइल्ड हैं, जैसा कि हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी साउथ अफ्रीका से आ रही है। तो एज ऑफ नाउ हम ये समझ के चलें क्योंकि हमें वायरस को भी समझने में 2 से 3 हफ्ते का समय और लगेगा, जिसमें हमारे को काफी क्लैरिटी आएगी कि ये सीवियर डिजीज कॉज करता है कि नहीं, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि माइल्ड डिजीज है नंबर 1। नंबर 2 जो हमारे पास में ये आया कि पहले 2 मरीजों को जबकि हमने एक कॉरिडोर में 2 सेपरेट रूम्स में रखा था तो एयर में काफी मात्रा में वायरस पाया गया था। तो इसका मतलब है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन एक इम्पोर्टेंट रूट है। और तीसरी चीज हम ये मान के चलें कि बेसिकली आज की तारीख में, जैसा कि आप याद करेंगे कि फर्स्ट वेव में हमारे पास में कोई टीका नहीं था, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही सबसे इम्पोर्टेंट इसको बचाने का साधन था, और जिसमें कि मास्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सोशल वैक्सीन है। यानी कि मास्क नाक से ऊपर और ठोड़ी से नीचे, और साथ में सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी। अब हम 2 गज की दूरी का तो बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह के सीन्स दिखाई जाते हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से या मीडिया से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मार्केट्स वगैरह में भीड़ काफी होती है और लोग सोचते हैं कि नंबर ऑफ केसेस तो वाकई में इंडिया में पहले की मात्रा में बहुत कम है। कल भी 9,126 के करीब केसेस आए हैं और डेथ्स भी हमारी कम हो गई है। सुनीला जी, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के लिए जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वही हमें ओमिक्रॉन के लिए भी फॉलो करना है। मैं आपके पास आऊंगा, आप अभी रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले दर्शकों को यह बता दें कि जब कोरोना आया था ना, तब हम आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करते थे लेकिन अब जब से ओमिक्रॉन खतरा बढ़ गया है तो बात हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग की, है ना। आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। वायरस के बारे में जानने की प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी भी वायरस का पूरा डेटा होता है। वायरस कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम में मिल जाती है। वायरस के बड़े ग्रुप को जीनोम कहा जाता है। जीनोम के जरिए नए स्ट्रेन के बारे में भी पता लगाया जाता है। जुलाई तक देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 28 लैब थे जो अब 37 कर दिए गए हैं, लेकिन चुनौती यह है कि इस प्रक्रिया में पहले 2 महीने का समय लगता था, अब 1 महीने तक का समय लग रहा है। यानी संदिग्ध मरीज को तब तक आइसोलेशन में रहना होगा। इस बीच वो जितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा, वो है इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात। तो ये होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। डॉक्टर सुनीला हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर सुनीला, यहां थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि संक्रमित को अपने रिपोर्ट के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना होगा अगर वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाता है, और इस बीच वो जितने लोगों को संक्रमित कर चुका है वो तो हैं ही अलर्ट पर और इसके अलावा खतरे में, लेकिन वो कितने लोगों को अफेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। देखिए, सबसे पहले तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि बचाने का एक ही साधन है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और नंबर 2 टीकाकरण। और आज की तारीख में आपने जैसे कि बताया कि हमारे पास में 37 लेबोरेटरीज हैं जो कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रही हैं, यानी कि हम उसमें एमिनो एसिड्स का पैटर्न देखते हैं करके, और पूरा ओवरऑल मिला के इसको हम जीनोम कहते हैं। पहले हमारे पास में 30 दिनों के बाद में आती थी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह की, पर आज की तारीख में हम 30 घंटे में ये रिपोर्ट देने की क्षमता रखते हैं और हमारी लेबोरेटरीज काफी स्ट्रांग है। और ये हमने सबक सीखा जब हमारा डेल्टा वेरिएंट अमरावती से जाके, हमारे देश में महाराष्ट्र से जाके इंग्लैंड में जब उन्होंने जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से इसको डिटेक्ट किया, और तब हमें पता चला कि तब तो हमारे ये इम्पोर्टेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न था जो कि फर्दर डेटा प्लस भी बना करके। सो बेसिकली हमें ये समझने की बात है कि आज की तारीख में हमारा कंटेनमेंट सर्विलेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है। नंबर 2, हमारी आरटीपीसीआर टेस्ट भी काफी सोफिस्टिकेटेड है। आज हम रैपिड आरटीपीसीआर की भी क्षमता रखते हैं। हमने लोगों को एम्पावर किया है कि वो खुद भी अपनी टेस्टिंग कर सके। माई लैब नाम का एक किट भी हमारे पास में उपलब्ध है। इस तरह के से काफी साधन है। तो आज की तारीख में हम ये भी देखें कि 16,000 जो हमारे पैसेंजर्स हैं, हम 18 लोगों के सैंपल्स जो हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए हमने भेज दिए हैं करके। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज, टोटल हमने पूरी सिचुएशन को पूरी तरह से इवेल्युएट करना है कि हमारे सिस्टम्स इन प्लेस है, हमारी लेबोरेटरी स्ट्रांग है, हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्ट्रांग है। क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में आज जैसे आपने बताया कि 12 लोग हमारे लोकनायक अस्पताल में भर्ती हैं, और सिमिलरली 28 के करीब लोग जो है हमारे महाराष्ट्र में अंडर सस्पिशन है। तो इस तरह से केसेस आते जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वेरिएंट्स हमारे
आते जाएंगे, क्योंकि हमारी वायरस की प्रकृति है कि बार बार वो मल्टीप्लाई करेगा जैसे उसको ससेप्टेबल होस्ट मिलता है। यानी कि वो होस्ट कौन है, जो कि या तो उसका इम्यून मैकेनिज्म काफी सप्रेस्ड है, या उन्होंने वैक्सीन नहीं लिए, या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि ठीक है। तो इस प्रकार से हमें, हमारे सिस्टम्स जब स्ट्रांग हैं तो हमें स्थिति को वॉचफुल तरीके से देखना होगा। इवन आज आप जो बाइडेन का भी स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने कहा कि 72 घंटे की हम RT-PCR रिपोर्ट नहीं देखेंगे, हम 24 घंटे की देखेंगे, ताकि पैसेंजर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और ठीक है, सुनीला, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है डॉक्टर सुनीला, हम वो दर्शकों तक पहुंचा दें, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर यह कि भारत में वैक्सीन के बूस्टर डोज का प्रस्ताव दिया गया है। देश के जेनेटिक कंसोर्टियम के बुलेटिन में यह सिफारिश की गई है। आपको बता दें, इंसाकॉग INSA-COG के बुलेटिन में टॉप साइंटिस्ट का यह बयान है, 40 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगना चाहिए। गंभीर बीमारी जिनको है, उन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए बूस्टर डोज का, उन्हें ये बूस्टर डोज लगना चाहिए। ओमिक्रॉन के खतरे को देख करके ये बूस्टर डोज जरूरी बताया गया है, इसका प्रस्ताव दिया गया है। डॉक्टर नेहा गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सीनियर इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर नेहा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बूस्टर डोज का प्रस्ताव आया है, क्या आप भी इत्तेफाक रखती हैं कि जो लोग 40 से ऊपर हैं उनको बूस्टर डोज अब लगना चाहिए, ये सही वक्त है उसका? नमस्कार। देखिए, बूस्टर डोज के लिए अभी जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, काफी पेशेंट्स में वैक्सीनेशन जो है हुआ है, उसके बाद ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है जी। तो इम्यूनिटी जो कम हो रही है, तो ये माना जाता है जैसे कि फ्लू शॉट्स एवरी ईयर दिया जाता है, उसी तरह से कोरोना वायरस का भी परहैप्स वैक्सीनेशन शॉट एक रेगुलर इंटरवल पे लेना पड़ेगा ताकि इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ये एग्जैक्टली अभी एक रिसर्च का ही क्वेश्चन है। इसमें ये बोला कि हाँ बूस्टर शॉट बेनिफिशियल होंगे ही होंगे, ये कहना मुश्किल है, ऑल्दो फायदा डेफिनेटली कर सकता है। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, एंड मास्क इज अ मस्ट, वो हमेशा अच्छी तरीके से वेल फिटेड मास्क पहनना चाहिए। जी जी, चलिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोनों ही डॉक्टर्स का। माफ कीजिएगा, रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सुनीला, हम आपसे आगे भी बात करेंगे क्योंकि इस पर लंबी बातचीत करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, ओमिक्रॉन भारत के लिए चिंता की बात इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। और सुनिए, जिस डॉक्टर में ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ है ना, वो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। तो आइए समझते हैं भारत के लिए ये खतरा क्यों बड़ा है। फुली वैक्सीनेटेड लोग ओमिक्रॉन के संपर्क में आ रहे हैं। ये वैक्सीन फुली वैक्सीनेटेड लोगों पर ये जो वायरस है, ये वैक्सीन से वो बच नहीं पा रहे हैं। अब तक 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा कोरोना की डोज लगाई गई हैं। आपको बता दें, 78 करोड़ यानी कि 56% से ज्यादा लोगों को कोरोना की सिंगल डोज अब तक लगी है। 43 करोड़ यानी कि 32% लोगों को ही कोरोना की दोनों डोज अब तक लग पाई हैं। भारत की 32% आबादी ही फुली वैक्सीनेटेड है, जो चिंता का विषय है। 12 करोड़ लोगों ने डेट निकल जाने के बाद भी दूसरी डोज नहीं लगवाई। हमारी बार बार लोगों से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ा जा सके, क्योंकि वैक्सीन आपको ओमिक्रॉन से लड़ने की शक्ति देता है। साथ ही मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हाथ को लगातार धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। फिलहाल यही बचाव है कोरोना का और यही इसका एकमात्र अभी तक उपाय है। डॉक्टर नेहा, आप इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि डेल्टा के मुकाबले ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन भले तेजी से फैलता हो लेकिन ये हल्का है। डेल्टा के मुकाबले ये उतना इन्फेक्शन नहीं फैलाता इंसान के शरीर में। हालांकि ये भी कहा गया कि अभी एविडेंसेस की कमी है इस सिलसिले में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो भी अभी तक केसेस आए हैं और इवन साउथ अफ्रीका जो एपी सेंटर रहा है ओमिक्रॉन से कोविड-19 वेरिएंट का, तो वहां पे भी ये बोला जा रहा है कि जो भी केसेस हैं वो माइल्ड ही रहे हैं और उनमें हॉस्पिटलाइजेशन या फिर आईसीयू एडमिशंस की
रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रही है। सो ये डेफिनेटली इन्फेक्शियस ज्यादा है, मतलब कि लोगों को इन्फेक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन करता है। सो विच इज अ गुड, इट्स गुड बिकॉज हमेशा से यही एंटिसिपेट एंड होप किया जा रहा था कि पैंडेमिक कैसे खत्म होते हैं। अगर देर इज, जब वायरस मल्टीप्लाई करता है तो वो एक बहुत माइल्डर फॉर्म में भी मल्टीप्लाई कर सकता है या इवॉल्व कर सकता है, जो कि एक कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू की तरह रहे। अगर इस तरीका का वेरिएंट है तो फिर इट्स गुड, इन्फेक्शियस है बट सिवियरिटी कम है, तो विच इज वेरी गुड। डॉक्टर सुनीला, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने आंकड़े दिखाए थे कि कई लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, कुछ लोगों ने डेट निकल जाने के बाद भी दूसरा डोज नहीं लिया, और अब लोगों के सामने ये बात भी आ गई है कि जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं उन्हें भी ओमिक्रॉन छोड़ नहीं रहा, बख्श नहीं रहा। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेटेड होइए जिससे कि उससे लड़ने की ताकत आ सके। आप कैसे समझाएंगे इस बात को लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि हमें टोटल जो डोजेस लगे हैं हमने एलिजिबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं, यानी कि हम 18 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर हम 18 साल से ऊपर के लोगों की बात करें तो करीबन 84% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, क्योंकि हमने 18 साल से नीचे भी वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं किया है जी। और अगर हम सेकेंड डोज की बात करें तो 49% से ऊपर वैक्सीन लग चुके हैं। परंतु अभी भी हमारे पास में 62 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं कि जिनको की वैक्सीन की आवश्यकता है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना होगा। तो जब आप बूस्टर की बात कर रहे हैं, पहले हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि जब हमारे पास में वैक्सीन की हम टेस्टिंग कर रहे थे थ्रू रेंडमाइज्ड ट्रायल्स, जो कि एस्ट्राजेनेका, सभी वैक्सीन ने 3 फेजेस ऑफ ट्रायल किए, फिर वो पोस्ट मार्केटिंग फेज में आ गए और सभी को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। और यही देखा गया है कि ये वैक्सीन हमको, ये लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, ये इन्फेक्शन से तो कम मात्रा में बचाते, परंतु सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन, ये मैं सुनना चाह रहा था कि इन्फेक्शन से भले ना बचा पाए लेकिन सीवियर इन्फेक्शन से ये वैक्सीन आपको जरूर बचा सकती है, इसीलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। डॉक्टर सुनीला, डॉक्टर नेहा, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कोविड को लेकर के और खासकर उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए, हमारे लिए चिंता की बात क्या है जानते हैं? आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, दनादन नेताओं की रैलियां हो रही हैं। दूसरी लहर जब आई थी तब बिहार और बंगाल ने कोरोना के लिए बूस्टर डोज का काम किया था। इतना ही नहीं, चेतावनी जारी होने के बाद भी लोग शादियों में, बाजारों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इतना सब होने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के हमारा अप्रोच कैजुअल है। जागिए, जागते रहिए। ये दौर सावधानी बरतने का है। खुद और अपने परिवार को आने वाले खतरे से बचाकर रखिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। बस मैं यूं गया और यूं आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। और अब कौन सी खबर बाकी है? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात यहां लगातार बद से बदतर बने हुए हैं। सरकारें खाना पूर्ति करने में लगी हुई हैं, जमीन पर एक्शन नजर नहीं आ रहा, जनता बेबस है, सरकारें नाकाम हैं, बच्चों के स्कूल एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, फटकार पर फटकार लगाई गई, लेकिन यहां दलीलों पर दलीलें दी जा रही हैं। कल की फटकार के बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड बनाने की बात कही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। लेकिन सच बताइए, क्या आपको लगता है कि इन प्रयासों से दिल्ली की आबो हवा को साफ किया जा सकता है? संवेदनहीनता और सिर्फ संवेदनहीनता। जी हां, कोई एक्शन प्लान नहीं दिखाई देता, सिर्फ दावे और दावों की हकीकत फुस। सरकारों का 90% पॉल्यूशन मैनेजमेंट इंद्रदेव की मेहरबानी पर निर्भर नजर आता है कि बारिश होगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा और फिर हमने कर दिखाया वाले दावे किए जाएंगे। दरअसल कोई नई बात नहीं है जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कहर बरपा रहा है। हर साल आम आदमी ही इसका शिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है तो सरकारें नए नए एक्शन प्लान का ऐलान कर देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल ठोस इंतजाम नादारद हैं। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण के क्या हाल हैं वो आपको हम
ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ये तस्वीरें तो आपने देख ही ली, अब आपको बताते हैं, ये आपको दिल्ली का नक्शा दिखाते हैं और आपको दिल्ली एनसीआर का जर्रे जर्रे का कैसे जहर हाल हुआ पड़ा है ये दिखाते हैं। जी हाँ, देखिए रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, 386 पहुंचा हुआ है। 386 रोहिणी का हाल है। यहां आप देख लीजिए जहांगीरपुरी में 407 है, 407 जहांगीरपुरी का हाल है। गाजियाबाद में 409 है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर तो आपको दिखाई देगा 409। लोधी रोड 342, पूसा रोड 380। मुंडका में अगर आप देखेंगे तो मुंडका का हाल भी आपको बुरा मिलेगा, 394 वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके अलावा गुरुग्राम आ जाइए तो गुरुग्राम में सबसे नीचे देखिए 333 आपको नजर आएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल जो है वो 100 तक नहीं आ जाता वो किसी भी तरह से प्रतिबंधों में ढिलाई बरतने के खिलाफ है। और यहां कोई फिगर आप देखिए आपको 300 से नीचे नजर आता है क्या? नहीं आता, बल्कि 400 के भी पार है। ये 100 के अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की चिंता बहुत बड़ी है। 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब है कि आप सांस सांस में जहर खींच रहे हैं। कोरोना काल के इस दौर में प्रदूषण ऐसा है कि कोड़ में खाद जैसी स्थिति है। इस हवा से आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है। क्या हम और आप सरकारों को टैक्स इसीलिए देते हैं कि वो हमारी हवा में जहर घोल दें? ये सोचिए, आपकी चुप्पी सरकारों को ढिलाई का मौका देती है। जागिए अपने हक के लिए। इस शो का मकसद भी यही है। दिल्ली एनसीआर में जो स्थिति है आपको बता दें, एयर क्वालिटी की पहचान आप कैसे करते हैं, कैसे एयर क्वालिटी की पहचान होती है। 0 से लेकर 50 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है। अब 51 से लेकर के 100 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक माना जाता है कि चलिए आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब आगे बढ़िए, 101 से 200 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य माना जाता है और 201 से 300 के बीच अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो खराब माना जाता है। 301 से 400 जो इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में है, इसके बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब माना जाता है। और 401 से 500, अभी आपने देखा कई आंकड़े ऐसे भी थे, वो गंभीर माना जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सांस सांस में जहर खींच रहे हैं। अब देखिए प्रदूषण पर किस तरीके से सुप्रीम सुनवाई हुई। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को कुछ बताया। क्या बताया कोर्ट को? कोर्ट को बताया कि 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। टास्क फोर्स में 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे, 40 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। ये बताया फ्लाइंग स्क्वाड सीधे कार्रवाई करेगी। टास्क फोर्स हर शाम 6 बजे एक समीक्षा बैठक करेगी। बैठक के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड अपनी रिपोर्ट देगा कि उसने अपनी छापेमारी में क्या कुछ पाया। अब क्लीन एयर कैंपेन के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविकल सोमवंशी जी, आप लगातार इस मुहिम से जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। ये बताइए कि क्या जो सरकारी प्रयास हैं या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने आज जो रिपोर्ट दी कि भाई फ्लाइंग स्क्वाड गठित कर दिया गया है, कमेटी बनाई गई है, क्या इससे फायदा होने वाला है? आबो हवा शुद्ध हो सकती है? आपको निकट भविष्य में क्या नजर आता है? स्क्वाड बनाना तो ठीक है, लेकिन फ्लाइंग स्क्वाड काम क्या करता है उसको उस पर डिपेंड करता है। फ्लाइंग स्क्वाड अगर अपना काम ना करे तो कुछ होगा नहीं। और जो इस समय हालात हैं, फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह हल्का सा ही कम कर पाएंगे, हमें ज्यादा लेवल पे लेने की जरूरत है। और आप जैसे बता रहे थे 400 के आसपास एक इंडेक्स पहुंच चुका है, उसे 100 पहुंचाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड से ही काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा बड़ी डिसीजंस लेने पड़ेंगे और काफी ज्यादा काम करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ अभी करने से नहीं होता है, साल भर काम करना पड़ता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहना चाहिए जब ऐसे मौसम हालात होते हैं। तो इस साल तो कुछ काम हुआ नहीं जमीन पर। एक स्मोक टावर लगा दिया गया दिल्ली में, वो तो फालतू है, आप उसके पास भी चले जाए तो साफ पानी। तो उम्मीद तो कम है कि ज्यादा कुछ होगा इस डिसीजन से, लेकिन चलिए कुछ तो बढ़ रहा है, कुछ काम हो तो ठीक। अविकल जी, सबसे पहली जरूरत क्या है आम आदमी के तौर पर? अगर देखा जाए, अगर ये मान लिया जाए कि सरकारों के प्रयास असफल हैं, नाकाफी हैं, तो एक आम इंसान को जब वो अपने घर से बाहर निकले दिल्ली एनसीआर में रहते हुए, तो क्या सबसे पहला कदम उठाना चाहिए?
सबसे पहला कदम तो ये उठाना चाहिए, कम से कम कोशिश करें कि बाहर ना जाए उतना, और बाहर जा भी रहे हैं तो ज्यादा वर्जिश ना करें, दौड़े ना, ज्यादा तेज चले नहीं, खेलकूद ना करें बाहर, और हो सके तो मास्क पहन के निकलें अगर आपको अलाउड है तो। और इन दिनों में जब आपका AQI 400 पहुंच जाता है तो आप कोशिश करें घर के अंदर ही रहें, बाहर ना जाए। यानी कि कुल मिलाकर के आजकल आम जनता कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर ही रही है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक कोविड प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते हैं तो आप मास्क लगाते हैं। अविकल जी भी वही कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखिए, और सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई वो ये है कि भाई आप एक्सरसाइज ना करें, बाहर दौड़ें ना, अगर आप जॉगिंग करते हैं तो सड़क पर करने से बचें, इन दिनों बचें कम से कम, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। क्या आप ये मानते हैं अविकल जी कि हम सिर्फ प्रकृति के भरोसे हैं? जैसे कल दिल्ली NCR में बारिश हुई तो प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम हुआ, तो प्रकृति के ही हम भरोसे रह गए, हम अपनी तरफ से कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रहे, और कर रहे हैं तो नाकाफी साबित हो रही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अब तो प्रकृति के भरोसे पर ही है, इंद्रदेव की कृपा हुई तो पोल्यूशन कम हो जा रहा है। सर, पिछले कुछ सालों में जब 2017-18 में जब ग्रैप लागू हुआ था, थोड़ा सा ग्राउंड पे काम होता था, लेकिन इस साल और पिछले साल हमने देखा है कि कुछ नहीं हो रहा। जब प्रदूषण की तीव्र स्थिति चली जाती है तब ये लॉकडाउन लगाते हैं या कंस्ट्रक्शन बंद करते हैं। जब लगाना चाहिए और तब तो करते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है कि हालत इतनी खराब हो गई, क्या किया है, तब तक बारिश हो जाती है, साफ हो जाता है, बोलते आप क्या करें। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं समझ गया आपका इशारा। अविकल सोमवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अहम जानकारी अविकल सोमवंशी दे रहे थे। आपको बता दें कि केंद्र के प्रस्तावों पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है, और क्या कुछ कहा है। फ्लाइंग स्क्वाड और टास्क फोर्स को मंजूरी दी गई है। केंद्र के टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड को मंजूरी देना एक बहुत अहम कदम है। उपायों पर तुरंत कदम उठाए जाएं, यह कहा गया है। दिल्ली सरकार को कोविड अस्पतालों में निर्माण की मंजूरी मिली है, हालांकि कंस्ट्रक्शन पर रोक है, लेकिन कोविड अस्पताल इसलिए निर्माण की मंजूरी मिली है। अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी, और कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि उससे सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, आपको यह भी बता दें कि सुनवाई के दौरान हल्का फुल्का क्षण तब आया जब इस सुनवाई में पाकिस्तान की एंट्री हुई। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान, वो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। देखिए, आपको समझाता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के वकील गजरौला ने कहा कि प्रदूषण की हवा पाकिस्तान से आ रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के वकील गजरौला का सुप्रीम कोर्ट में यह बयान आया है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ से हवा नहीं आती, यूपी से दिल्ली में प्रदूषण आने का सवाल ही नहीं उठता, प्रदूषित हवा तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के उद्योग बंद करवा दें? चीफ जस्टिस ने यह पूछा। देखिए, आपको बता दें कि चिंता की बात यह है कि सरकारें समस्याओं को दलीलों से सुलझाना चाहती हैं, और सुप्रीम कोर्ट हेडमास्टर की तरह कह रहा है कि एक्शन लो, ठोस कदम उठाओ, लेकिन सरकारें लगी हैं अपना दामन बचाने में और आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई हैं। ऐसे में आप सोचिए कि कैसे खत्म होगा प्रदूषण। इन लोगों ने एक नाटक करने का सिर्फ छोटा छोटा उपाय सोच लिया है। कभी हम बच्चों को रोक लेंगे, कभी हम बच्चों को बुला देंगे, कभी हम वर्क फ्रॉम होम कर देंगे, कभी हम इवेंट आउट कर देंगे, कभी हम गाड़ी का इंजन बंद, लाइट ऑन। ये सारी चीजों पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, अगर आम आदमी पार्टी सरकार का जरा सा भी ऐसा दिल होता ना जो अपने लोगों के लिए काम करता है, सरकार का जो होता है, तो आज उनको शर्म आती और वो दिल्ली के लोगों से माफी मांगते। मैं समझता हूं हम लगातार एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दोनों से जूझ रहे हैं, और एक भी सकारात्मक उपाय दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोल्यूशन को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसके ऊपर दिल्ली सरकार ने काफी कार्य भी किए हैं। दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को रोकने के लिए काफी कार्य किए। अगर बात करें हम, तो जो पीसी चेकिंग है वो भी बढ़ाई गई है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का जो कार्यक्रम है वो भी चलाया गया। कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। इसके बावजूद अगर बात करें हम, तो बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसके द्वारा अभी कल हमने देखा कि CPWD द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे दिल्ली के अंदर,
लेकिन एक बात बता देते हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा दिल्ली के अंदर बैन लगाया गया है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसके बावजूद ये कार्य करवाए जा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अन्य सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए। जैसे कि सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, वो इसमें सहयोग नहीं कर रही है, अन्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं। अब बात करते हैं बिहार के आंख निकलवा कांड की। मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में अब हर रोज आंख निकलवाने वालों की कतार लगी रहती है। जो लोग जिंदगी भर की रोशनी खो चुके हैं, अब उनके सामने जिंदगी बचाने की चुनौती है। वहीं कई लोगों को शिकायत है कि उन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मामले को रफा दफा किया जा सके। कई पीड़ित जिनके ऊपर परिवार का भार है, अब उनके परिवार को लग रहा है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। जो लोग आंख खो चुके हैं, सिस्टम ने उन्हें सवालों के घने अंधेरे में धकेल दिया है। पीड़ितों को समझ नहीं आ रहा न्याय के लिए, इंसाफ पाने के लिए कहां जाएं। नेताओं के अपने मुद्दे हैं जिसमें उनके सियासी फायदे ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है जिसमें घुसेंगे तो आशंका है कि बड़े बड़े नेताओं की पोल तक खुल सकती है, बड़े बड़े अधिकारी बेनकाब हो सकते हैं। यही वजह है कि लड़ाई इनकी अपनी लड़ाई बनकर रह गई है। लेकिन इंडिया न्यूज का वादा है कि हम इनकी आवाज को पूरे देश में पहुंचाएंगे। सुनिए पीड़ितों और उनके परिजनों का दर्द कैसे बाहर आ रहा है। मालिक के हमको ऑपरेशन हुआ है, कोई साधन हमने के हम सब लोग के नहीं है। अब क्या से कमाएगा खाएगा, क्या उपाय होगा से आप लोग बताइए। अभी बच्ची 2 ठो कुमार है। हाँ, कोई साधन हम लोग के नहीं है पास में। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं कमाते हैं तो नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों को का परिवार कैसे अच्छी होता है, इसके लिए सरकार हमारी सहायता करे। और क्या नाम है? भरत प्रसाद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तरियानी में छतौनी गांव के रहने वाले हैं। लोगों को क्या बताया जा रहा है? बोले हैं कि यहाँ पर से चल जाइए, बोलो आप लोग से कुछ पैसा दे देंगे, आप लोग से जाइए, बोले दवाई उपाय हो गया है। पैसा देने का बात कर रहा है? हाँ। काहे के लिए पैसा देने का बात? बोलो दवाई उवाई के फल फूल खिलाने के लिए। सुना आपने पीड़ितों का दर्द। आपको बता दें, अब जाकर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आंख निकलवा कांड पर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने इस मामले में सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग राबड़ी देवी ने की है। इस मामले के लिए उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है। में किसकी लापरवाही है? मंत्री का, मुख्यमंत्री का लापरवाही। बिना उनका आदेश से कैसे वहाँ चला गया? इस्तीफा मांगेंगी उनसे? कोई डॉक्टर हो, एनजीओ हो, सरकार के बनता। जांच कमेटी और पुलिस दोनों ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में डेरा डाल दिया है। सारे दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए ये आंकड़ा तो देना था अस्पताल को, और उसके असहयोग के कारण ही आज एफआईआर करने की नौबत आई है। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी। जांच होनी थी, और ये तो तय है कि अगर अस्पताल दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। नहीं, हमने अभी देखा नहीं है। यहाँ आए हैं कार्यालय में, यहाँ कार्यालय में जो भी चिकित्सक मौजूद हैं उनसे हम लोगों ने बात की है कि किस तरह के ये घटना हुई है। इस संदर्भ में हम लोग बातचीत की है। प्राथमिकी होती है तो हम लोग पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से इसका अनुसंधान भी प्रारंभ करेंगे, तब कुछ बता पाएंगे कि क्या पर क्या है। हॉस्पिटल को सील लगाया, हॉस्पिटल को अस्पताल के द्वारा जो है, सिविल सर्जन साहब के द्वारा जो है लैब को बंद किया गया है, और हम जैसे प्राथमिकी दर्ज होती है तो हम लोग उसको सील कर आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये थी जागते रहो में आज की बड़ी बातें। देखिए, ओमिक्रॉन से हम तभी बच सकते हैं जब हम सावधानी बरतेंगे। प्रदूषण ये एक ऐसा मामला है जिसमें सरकारों को अपनी संवेदना का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करना होगा, हाई लेवल पे जाके काम करना होगा। सवाल हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी है। ये जहरीली हवा कहीं दिल्ली से लोगों को पलायन के लिए मजबूर न कर दे। और मुजफ्फरपुर की हमने बात की, जहां आंख निकलवा कांड में स्वार्थ की इंतहा ही तो है। ये खबरें, ये तस्वीरें आईना है हमारा और आपके समाज का, हमारे देश का। जागिए, चेतिए,
सजग रहिए, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा, सुंदर बनेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जानते हैं बाहर आबो हवा खराब है, बीमारियों का तांता है, वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खबरों के पीछे की खबर लेकर के अब आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी। रात ठीक 9 बजे देखना मत भूलिएगा। जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।